हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री, लास्ट चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पार्ट थर्ड होने वाला है इस चैप्टर का। तो देखिए, हर काम की शुरुआत से पहले अगर हम प्लानिंग करें तो वो काम बहुत अच्छा होता है। और यहाँ तो हमें कोई छोटा मोटा काम नहीं करना, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को डेवलपमेंट करना है तो प्लानिंग तो बनती है ना। तो इसलिए हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्लानिंग की गई, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। तो इंडिया और इंडिया के लोगों को गरीबी से निकालने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मॉडर्न, टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस की जरूरत थी, और यही हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे नए राष्ट्र की ओर, न्यू नेशन की ओर। और इसी सब के लिए 1950 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो प्लानिंग कमीशन को बनाएगा, जो कि अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेके आएगा, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। There was a broad agreement on what was called a mixed economy model. अब इकोनॉमी सबसे जरूरी चीज है, अर्थव्यवस्था। पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे किस प्रकार से हमारे बढ़ेंगे, कैसे हम अपनी इकोनॉमी को अच्छा बनाएं। तो सोचा गया कि हम किस प्रकार की इकोनॉमी का मॉडल अपनाएं। तो याद रखिएगा, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे काम करती है। यहाँ पर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी प्रोडक्शन और जॉब्स को बढ़ाने में। अब आप सोचेंगे ये कौन सी स्टेट है, यूपी, बिहार या केरला या पंजाब? तो यहाँ पर ये स्टेट वो स्टेट नहीं है, यहाँ पर स्टेट का मतलब है सरकार। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर एक सरकार और दूसरा प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये प्रोडक्शन भी करते हैं और जॉब्स भी जनरेट करते हैं। What? Specifically, these roles were to be which industry should be initiated by state and which by the market. How to achieve a balance between different regions and states was to be defined by planning commission. तो दरअसल रोल क्या होता था कि कौन सी इंडस्ट्री किस प्रकार का काम करेगी स्टेट में, कैसा मार्केट होगा, क्या बैलेंस होगा अलग अलग रीजन्स में और स्टेट में। ये सारी चीजें प्लानिंग कमीशन के द्वारा तय की जाती थी। तो पहले देखिए फिगर 7 में, वर्किंग गोइंग एट द गांधी सागर बांध। बांध यानी कि डैम, ये है। ये पहला हमारा 4 डैम्स बनने थे चंबल नदी पे। चंबल नदी मध्य प्रदेश में भी बहती है, एंड इनमें से जो पहला बांध है यानी डैम है वो ये है। इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है 1960 में। तो देखिए 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान आया है। तो अब मैं आपको पहले बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया था प्लानिंग कमीशन के बारे में, तो ये क्या करती थी, प्लानिंग करती थी 5-5 साल के लिए कि भाई हम इन 5 सालों में ऐसा ऐसा काम करेंगे, एक टारगेट फिक्स करते थे। तो पहले 5 ईयर प्लान में आजादी के बाद भूखमरी छोड़ के गए थे, भूखे लोगों को छोड़ के गए थे ब्रिटिश लोग हमको बर्बाद करके। तो हमने सोचा कि भाई सबसे पहला है पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो हमने फर्स्ट 5 ईयर जो हमारा प्लान था उसके अंदर एग्रीकल्चर को मजबूत बनाने की कोशिश करी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर हमारा मजबूत होगा तो अनाज आएगा, अनाज से पेट भरेगा, तभी इंसान दूसरा काम कर पाएगा। तो पहला 5 ईयर प्लान हो गया हमारा एग्रीकल्चर। फिर एग्रीकल्चर के बाद 1956 में हमारा जो दूसरा 5 ईयर प्लान आया था, उसके अंदर हमने जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि स्टील या फिर वो सारी चीजें जो किसी पे बिल्डिंग या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या डैम्स बनाने के काम आती है, उस पर फोकस किया। ये सारे सेक्टर्स किसके कंट्रोल में थे, स्टेट के। और यहाँ पर फोकस दिया जा रहा था हैवी इंडस्ट्री पे। जो भी एफर्ट था स्टेट रेगुलेशन का इकोनॉमी को लेके, वो था कि इकोनॉमी पॉलिसी ऐसी हो, इतनी अच्छी हो कि वो हमारे देश को आगे लेके जाए कुछ डिकेड्स तक के लिए। एक इकोनॉमिक पॉलिसी को फिक्स किया जाता था। अब देखो ये जो ये काम कर रही थी हमारी स्टेट, इसके इस अप्रोच के कुछ सपोर्टर्स भी थे, और जहाँ कुछ लोग सपोर्ट करेंगे वहां कुछ लोग इसकी आलोचना भी करेंगे, कुछ क्रिटिक्स भी होंगे, क्रिटिक्स। ठीक है, यहाँ हम देखने वाले हैं कि नेहरू जी 5 ईयर प्लान्स के बारे में क्या कह रहे हैं। तो नेहरू जो थे वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे प्लानिंग प्रोसेस का। उनका मानना था प्लान करना बहुत जरूरी है। तो 22 दिसंबर को 1952 में अपने द्वारा लिखे हुए बहुत सारे लेटर्स जो उन्होंने अलग अलग स्टेट्स के सीएम को सेंड करे थे, उसमें वो लिखते हैं कि 5 ईयर प्लान के पीछे
मेरा कंसेप्शन है कि इंडिया की यूनिटी होनी चाहिए और कोऑपरेटिव एफर्ट्स होने चाहिए सारे लोगों के, भारत के निवासियों के। हमें ये चीज याद रखनी है हमेशा कि ये केवल गवर्नमेंटल मशीनरी नहीं है जो काउंट होगी, बट आप सबका जो एंथुसियाज्म है और कॉपरेशन है लोगों का, वो भी काउंट होगा। हमारे लोगों का एक सेंसेशन होना चाहिए भाई कि वो भी पार्टनरशिप होना चाहिए उनका भी एंटरप्राइजेस में। एंड ये जो प्लान्स होंगे ये मैं नहीं बना रहा, मतलब उनके कहने का सेंस ये था, मैं आपको बता देती हूँ भाई, आपको पता है नेता लोग कितने बड़े होते हैं, स्पेशली पहले के तो बड़े होते थे जिस टाइम पे नेहरू जी थे, लेकिन आजकल के नेताजी कैसे हैं। लेकिन फिर भी नेहरू जी ने पहले ही बोल दिया कि जो प्लान्स हैं वो मैं नहीं बना रहा, कोई नेता नहीं बना रहा, वो कैलकुलेशंस पे बेस्ड होंगे इकोनॉमिस्ट लोगों की, ठीक है। वो अच्छे अपने फिगर्स देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और इन्हीं पे बेस हम प्लान्स बनाएंगे और इस प्लान को हम बहुत अच्छे से बनाएंगे पूरी कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। और हमारी इमेजिनेशन इसमें होगी कि हम आगे आने वाले टाइम में क्या देखना चाहते हैं। फिगर 8 आप अपनी किताब में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, भिलाई का स्टील प्लांट आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का मानना था, जो मैं आपको क्रिटिक्स की बात बता रही हूँ, कि कुछ लोगों का मानना था कि एग्रीकल्चर पे जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया, तो कुछ लोगों का कहना था कि भाई एजुकेशन पे आपने ध्यान नहीं दिया। फिर भी कुछ लोग ये मानते थे that it had not taken account of environmental implications of economic policies। भाई अब इन्वायरमेंट को भी तो हमें देख के रखना चाहिए, इंडस्ट्रीज खोलेंगी पॉल्यूशन होगा, तो बहुत लोगों का मानना था कि आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसे बनाई कि उनके जो इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस है उनको ध्यान में आपने नहीं रखा है। जैसा कि महात्मा गांधी के एक फॉलोअर है मीरा बहन, वो 1949 में वो लिखती हैं, साइंस एंड मशीनरी जो मैनकाइंड को बहुत ज्यादा देगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन भी करेगी। मतलब आपको पता है ना कि मशीनरी जितनी हमारे लिए अच्छी उतनी घातक भी है। तो वी हैव गो टू स्टडी नेचर्स बैलेंस एंड डेवलप आवर लाइव्स विद इन हर लॉस। तो हमें देखो, जो कुदरत है, नेचर है, उसकी जो भी चीजें हैं उससे छेड़छाड़ नहीं करनी, हमें पढ़ना है और नेचर में एक बैलेंस बना के चलना है। If we are to survive as physically healthy and morally decent species, अगर हमको physically healthy और morally अच्छे से बने रहना है, अपनी इस species को जो हम human से बचा के रखना है, तो हमको नेचर में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ये 1949 की बात है, अब हम 2021 में आ गए, हमने ये बैलेंस बनाया था? नहीं बनाया था, तभी तो आज इतनी पॉल्यूशन देखने को मिलती है, तरह तरह के वायरस आ रहे हैं, तरह तरह की बीमारी आ रही है और लोग इन्हीं से मर रहे हैं। द सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, तो देखिए ये क्या चीज है। दरअसल अभी तक तो क्या था कि हम, इंडिया जो था वो किसके अंडर में आ रहा था, ब्रिटेन के अंडर में आ रहा था। ब्रिटिश लोग हमारे फॉरेन पॉलिसीज को देखते थे कि हमें किस कंट्री से दोस्ती रखनी, किससे नहीं रखनी। लेकिन अब हम आजाद हैं, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी। तो यहाँ पर देखिए नेहरू जी दिख रहे हैं पिक्चर में और कृष्णा मेनन दिख रहे हैं। कृष्णा मेनन जो थे, ये हम इंडिया को रिप्रेजेंट इनने किया था यूनाइटेड नेशन में 1952 से लेकर 1962 से, और बोला था कौन सी पॉलिसी को अपनाया था, नॉन अलाइनमेंट की। मैं बताऊंगी अभी क्या होता है। इंडिया को देखो फ्रीडम मिल गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही होते, और इसके बाद हम देखते हैं कि एक इंटरनेशनल बॉडी बन जाती है जिसको हम यूनाइटेड नेशन यूएन के नाम से जानते हैं 1945 में। अब इसके बाद 1950s और 1960s का जो टाइम था, यहाँ पर कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी। दो बहुत बड़े बड़े दुश्मनों में, वो थे यूएसए जिसको आप जानते हो अमेरिका के नाम से, एंड यूएसएसआर। ये यूएसएसआर आप ऐसे समझ लो रशिया, इसके अंदर रशिया के साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, लेकिन फिर आगे जाके वो कंट्रीज रशिया से अलग हो गई, आजाद हो गई, और ये सिर्फ रशिया कहलाने लग गया। लेकिन आज भी रशिया और यूएसए की बनती नहीं है, तो उस प्रकार भी यूएसए और यूएसएसआर की बनती नहीं थी, ठीक है। ये वही समय था जब कॉलोनियल एम्पायर्स भी टूट रही थी, जैसे पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी उतनी नहीं थी, एंड और भी छोटी छोटी कंट्रीज को आजादी मिल रही थी। तो सब अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज को देख रहे थे। यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे, ठीक है, उस टाइम पे। तो इन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या चुना, नॉन अलाइनमेंट को
बेस चुना अपनी फॉरेन पॉलिसी का, यानी कि हम किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्रुपिंग में शामिल नहीं होंगे, अलाइन नहीं होंगे। तो ऐसा काम नेहरू जी के साथ और कौन कौन कंट्री ने किया था? तो ये थी इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, इंडिया, जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया था, जिसके अंदर हम किसी के भी अलायंस नहीं बनेंगे, किसी के भी किसके यूएसए और यूएसएसआर के, ठीक है। But this policy of staying away from alliances was not a matter of remaining isolated or neutral. The former means remaining aloof from world affairs, whereas non-aligned countries such as India played an active role in mediating between America and Soviet alliances. देखो, इन अलायंस में मतलब रहने का, नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं था कि हम आइसोलेट रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि हम मतलब वर्ल्ड अफेयर्स के ज्यादा पंगों में नहीं पड़ेंगे कुल मिला के, और हम हो सके तो हम एक एक्टिव रोल एज अ मीडिएटर बन सकते हैं अमेरिका और सोवियत अलायंस के बीच में, यानी यूएसएसआर के बीच में, और युद्ध होने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं, often taking a humanitarian and moral stand against war, ठीक। However, for no reason or another, many non-aligned countries, including India, got involved in wars. लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी नॉन अलाइंड कंट्रीज भी कहीं ना कहीं वार में कूद ही पड़ी। 1970s के टाइम तक एक बहुत बड़ी तादाद में जो कंट्रीज थी, उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट को चुन लिया था, से जुड़ गई थी नॉन अलाइंड मूवमेंट से। फिगर 10 में देखो, ये लीडर्स थे एशिया और अफ्रीका कंट्रीज के, जो बादंग में मिल रहे हैं। बादंग है इंडोनेशिया में, 1955 का है। ओवर 29 ऐसी कंट्रीज थी जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फेमस कॉन्फ्रेंस में, क्या डिस्कस करने के लिए कि अफ्रो एशियन नेशंस को could continue to oppose colonialism and western domination। जो वेस्ट के लोग एशिया और अफ्रीका के लोग पे डोमिनेशन करते थे, उसको अपोज करने पे, और जो कॉलोनी बना ली थी इंडिया को भी, तो ब्रिटिश लोग ने अपनी कॉलोनी बनाई थी, उसका अपोज करने के लिए यहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा था। द नेशन 60 years on, तो हम देखने वाले हैं कि आज़ादी मिलने के 60 साल यानी 2007 तक हमारा कैसा रहा सफर। तो देखो, इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था 15 अगस्त 2007 में अपने 60 इयर्स कंप्लीट होने के एज अ फ्री नेशन, है ना। तो इस कंट्री ने कैसा किया 60 सालों में, ये देखो, सबसे बड़ा जो हमारा अचीवमेंट था वो ये कि इन 60 इयर्स में भी इंडिया यूनाइटेड रहा, एकजुट रहा और डेमोक्रेटिक बना हुआ। ये हमारे सबसे बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि जो बहुत सारी हम दूर कंट्रीज थी जो देख रही थी, उनका मानना ये था कि इंडिया एक सिंगल कंट्री ना बन के रह पाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया रीजन के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार से बट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया, एक बार जो पाकिस्तान की गंदगी निकली, उसके बाद इंडिया आज तक एकजुट है और आप सभी देख रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने माना कि इंडिया के अंदर मिलिट्री रूल आ जाएगा, जैसे अभी म्यांमार में आया हुआ है भाई, बहुत ही बेकार रहता है ये, वो भी नहीं आया। करीब 60 इयर्स में हमारे यहाँ पर 13 जनरल इलेक्शंस हो गए हैं इंडिपेंडेंस से अब तक, और कितने ज्यादा स्टेट और लोकल इलेक्शंस हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर प्रेस को यानी मीडिया को बोलने की आज़ादी है, हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट, ठीक है। फाइनली देखो, ये जो एक फैक्ट था कि पीपल अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग फेथ्स को मानते हैं, इस्लाम के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं भाई, पारसी हैं, हिंदू तो है ही, और जैन है, बुद्ध है, लेकिन ये हमारी नेशनल यूनिटी में कहीं भी बाधा नहीं बने। देखो, दूसरी तरफ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी ली थी कि भाई अनटचेबल्स के साथ सही रहेगा, जिनको हम दलित्स भी कहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि उनके साथ वायलेंस हो रहा है अभी भी, और डिस्क्रिमिनेशन होता है अभी भी। अगर आप गांव में जाओ तो छुआछूत और ये कास्टिज्म अभी भी है। एंड हमने एक चीज ये भी देखी है कि अभी भी बहुत जगहों पे गांव के अंदर जो पानी के सोर्स है वहां नहीं जाने मिल रहा। बहुत सारे टेम्पल्स में अभी अलाउ नहीं है, पार्क्स में अलाउ नहीं है, पब्लिक प्लेसेस में अलाउ नहीं है,
डिस्पाइट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बोलता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, फिर भी यहाँ पर हम धर्मों के बीच में क्लैशेस देखते हैं। मोस्टली तो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में क्लैशेस देखने को मिल जाते हैं। इस सब के बावजूद इससे भी ऊपर एक क्या चीज़ है, हम अगर ऑब्जर्व करें कि यहाँ रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता गया है टाइम टू टाइम। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है। बहुत सारे हिस्से हैं इंडिया के एंड बहुत सारे ग्रुप्स हैं इंडियंस के जो बेनिफिट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को बड़े और महंगे प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं और महंगे महंगे फॉरेन हॉलीडेज पे जाते हैं, विदेश घूमने जाते हैं। वो लोग अपनी बर्थडे पार्टी शादी करने के लिए भी विदेशों में जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, वो स्लम्स में रहते हैं, रिमोट विलेजेस में रहते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसा नहीं है। फिगर 11 में देखो, ये धारावी नाम की जगह है बॉम्बे के अंदर। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। देखिए कैसे घुसे हुए घर बने हुए हैं, बहुत ज्यादा गरीबी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, बट अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो बहुत सारे इंडियंस हैं जो जजमेंट उनको मिल ही नहीं पाता है, उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है, बिकॉज वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पैसा तो लगेगा ना, आप थोड़ा कोर्ट जाओगे तो पैसा चाहिए रहेगा, तो वो नहीं कर पाते हैं। Just by the standard it set itself at independence, the Republic of India has not been a great success, but it has not been a failure either. देखो, हमें सक्सेस नहीं मिली तो क्या हुआ इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, लेकिन फेलियर भी नहीं हुआ है। और अभी जो मोदी जी आए हैं ये बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं और हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा तरक्की भी हो रही है। आने वाले टाइम में आशा करते हैं कि ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है एल्सवेयर में, व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका। देखिए श्रीलंका में क्या हुआ था 1956 में, द ईयर द स्टेट्स ऑफ इंडिया वर रीऑर्गेनाइज। देखो जिस टाइम पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई थी इंडिया में भाषा के आधार पे, वही पार्लियामेंट था ना श्रीलंका का, जिसको पहले सिलोन कहते थे, उसने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें उसने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर लिया कंट्री की। तो अब सिन्हाला मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गया था स्टेट में, स्कूल में, कॉलेजेस में, पब्लिक एग्जामिनेशन में, कोर्ट्स में। कहाँ? श्रीलंका में। ये न्यू जो एक्ट था इसको अपोज किया गया था उन लोगों के द्वारा जो तमिल भाषा को उपयोग करते हैं, जो नॉर्थ आइलैंड में रहते हैं, क्योंकि श्रीलंका पूरा एक आइलैंड है, तो उसके नॉर्थ साइड में तमिल बोलने वाले लोग रहते थे। अब उनको सिन्हाला नहीं आती थी तो उन्होंने इस वाली बात को अपोज किया। When you deny me my language, said one Tamil PM, you deny me everything. You are hoping for a divided Ceylon, want another, adding, do not fear, I assure you that you will have a divided Ceylon. तो कुल मिला के ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरी भाषा को मना करते हो, इसका मतलब आप मुझे हर चीज से मना करते हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि भाई आपका देश बट जाएगा, भाषा के आधार पे बट जाएगा। एक ऑपोजिशन मेंबर जो खुद सिन्हाला बोलते हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अगर गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया अपना माइंड और ये एक्ट पास हो जाता है तो भाई दो छोटे छोटे स्टेट जरूर बन जाएंगे भाषा के आधार पर। बहुत सारे डिकेट्स हुए, सेवरल वार, सिविल वार हुआ वहां पर श्रीलंका में, and whose roots lie in the imposition of Sinhala language on Tamil speaking minority। और कहीं ना कहीं ये सिविल वार इसलिए हो रहे थे कि तमिल बोलने वाले लोगों के ऊपर भी सिन्हाला भाषा को इम्पोज कर दिया गया था। वहीं अगर दूसरी तरफ हम साउथ एशियन कंट्री में देखें, पाकिस्तान पाकिस्तान भी डिवाइड हो गया था दो ग्रुप्स में। एक बंगाली स्पीकर्स और जो कि ईस्ट में रहते थे, उनको लगता था हमारी लैंग्वेज को दबाया जा रहा है क्योंकि उर्दू को इन्होंने होल पूरा बना लिया है। आपको पता है ना, जब इंडिया 1947 में अलग होता है पाकिस्तान से, तो एक पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान था जो वेस्ट की तरफ है, जो आज का पाकिस्तान है, और एक पाकिस्तान था जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जो आज के बांग्लादेश का एरिया है। तो वहां पर के लोग क्या करते थे, उर्दू नहीं बोलते थे बांग्लादेश साइड के लोग,
वो लोग बोलते थे बंगाली भाषा। तो इस कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है और अभी भी वो इसी वजह से एक अकेला नेशन की तरह सरवाइव कर रहा है। बहुत सारे पार्ट में रीजनल लैंग्वेज हैं जिनको फ्रीडम दी गई है कि आप फ्लरिश कर सकते हो, और हिंदी को इम्पोज नहीं किया साउथ इंडिया में। इन दैट वे उर्दू वॉज इम्पोज्ड ऑन ईस्ट पाकिस्तान और सिंहाला और नॉर्थ श्रीलंका। देखो, हमने कहीं भी हिंदी को साउथ के लोगों पे इम्पोज नहीं किया क्योंकि उनको आती नहीं थी, लेकिन श्रीलंका में सिन्हाला भाषा को तमिल बोलने वाले लोगों पे इम्पोज किया गया और उर्दू भाषा को ईस्ट पाकिस्तान में बंगाला लैंग्वेज बोलने वाले यानी बंगाली लैंग्वेज बोलने वाले लोगों पे इम्पोज किया गया। तो इस सब की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलती हैं जो इंडिया में देखने को नहीं मिली। डर था नेहरू जी का और सरदार पटेल जी का कि लिंग्विस्टिक आधार पे अगर हम स्टेट्स को बनाएंगे तो ये हमारी इंडिया की यूनिटी के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आज तक हमने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम आज भी एक राष्ट्र बने हुए हैं। वंस द fear of one's language being suppressed has gone, the different linguistic groups have been content to live as part of larger nation called India. So congratulations, इसको ही कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसी के साथ आपका जो ये क्लास 8 हिस्ट्री है ये ख़त्म होता है। अब आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको क्लास 8 का लेके आऊँ, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी विद्या साधना।